नमस्कार, मैं हूं विकास। आप देख रहे हैं आज तक .in। अभी देश में बात हो रही है नीरव मोदी के बारे में, पीएनबी बैंक में हुए घोटाले के बारे में। लेकिन मैं भारतीय मजदूर संघ के महासचिव ब्रिजेश उपाध्याय जी के साथ इस वक्त खड़ा हूं। मेरे साथ ब्रिजेश जी खड़े हैं और हम लोग बात करेंगे मजदूरों के बारे में, मजदूरों को लेकर के बनाई जा रही नीतियों के बारे में। और ब्रिजेश जी जाने जाते हैं खुल करके बोलने के लिए। इससे पहले कि मैं बातचीत शुरू करूं, बता दूं भारतीय मजदूर संघ नेशनल लेवल पे एक लेबर यूनियन है और साथ ही आरएसएस से एफिलिएटेड है। सर, सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि जो कॉल आप लोगों ने दिया है काला दिवस मनाने का, वो क्यों और क्या वजह है? क्योंकि केंद्र में सरकार बीजेपी की है। आप लोग भी आरएसएस से जुड़े हैं, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक कह चुके हैं कि वो भी आरएसएस के स्वयंसेवक रहे हैं। फिर ये क्या दिक्कत हो रही है कि आप लोग काला दिवस मनाने जा रहे हैं? वास्तव में बजट में मजदूरों के कई ऐसे प्रश्न हैं जिन पर सरकार की तरफ से कुछ खुलासा नहीं है या उसके प्रोविजंस नहीं है। सैलरीड क्लास का सबसे बड़ा सवाल है, उनको टैक्स के दायरे में छूट मिलनी चाहिए। भारतीय मजदूर संघ सिद्धांतता ये मानता है कि सैलरी इनकम नहीं है, सैलरी जो है लेबर इनपुट का रीइंबर्समेंट है, इसलिए इनकम नहीं तो इसे इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आना चाहिए। लेकिन आप टैक्स ले रहे हैं और टैक्स में रिलीफ नहीं दे रहे हैं, तो जो आपने 7वें पे कमीशन में वेतन बढ़ाया, जो पब्लिक सेक्टर में भी लोगों के वेतन बढ़ रहे हैं, तो अगर आप टैक्स में रिलीफ नहीं देते तो जो बढ़ोतरी हो रही है वो बढ़ोतरी आप उनसे वापस ले रहे हैं। इसलिए हमारी एक बड़ी मांग है। देश में 1975 से स्कीम वर्कर्स, आंगनबाड़ी और ऐसे बहुत सारे स्कीम वर्कर्स, करोड़ों लोग काम करे हैं, तो वो वर्कर, लेकिन उनको कानूनी रूप से वर्कमैन का दर्जा नहीं दिया जाता और इसलिए जो उनके न्यूनतम वेतन है, उनको जो सोशल सिक्योरिटी है, इनका सबका कोई प्रोविजन नहीं होता। हर कोई ये कह देता है क्योंकि ये कानूनी रूप से वर्कमैन के दायरे में नहीं आते इसलिए नहीं मिलता। तो कानूनी रूप से वर्कमैन के दायरे में आए, वो वर्कर हैं, काम कर रहे हैं, पिछले 40 साल से काम कर रहे हैं। ये काम तो सरकार को करना है, सरकार क्यों नहीं करती? क्यों नहीं सरकार उनको डिफाइन करती कि वो वर्कर हैं कानूनी रूप से? इसलिए हमारी मांग है कि वो सरकार का काम करते हैं, उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए। लगभग 24 पब्लिक सेक्टर के स्ट्रेटेजिक सेल का प्रश्न आया है। जब जब भी दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आए, तब तक ये प्रूव हुआ कि भाई देश की अर्थव्यवस्था को अगर ताकत मिली, बचाया जा सका, तो क्योंकि यहाँ के जो स्ट्रांग ऐसे इंस्टीट्यूट थे, पब्लिक सेक्टर का उसमें अहम रोल था, बैकबोन है, आप उसको बेच रहे हो और उनको बेच बेच करके आप दूसरे दूसरे कामों में लगा रहे हैं। तो ये किसी भी सरकार की बिजनेस करने की नीति ही समझ में नहीं आती। आप घर का गहना बेच करके अपनी गृहस्थी चला रहे हो, तो ये समझ से परे भारतीय मजदूर संघ इसका स्ट्रांगली विरोध करता है। सर, ये बताएं, अब जैसी जैसी बातचीत आप बता रहे हैं बहुत ही खुल करके आप अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन इससे एक अंतर्विरोध निकलता है, अंतर्द्वंद की स्थिति भी कह सकते हैं इसको कि बनती है कि सरकार बीजेपी की है, नरेंद्र मोदी खुद को देश का मजदूर नंबर 1 कहते हैं, आरएसएस का स्वयंसेवक बताते हैं, और दूसरी तरफ आप जो सवाल उठा रहे हैं, आप उन्हीं नीतियों पे सवाल उठा रहे हैं जिसको लेकर के वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री बहुत जोर से, चाहे वो स्टार्टअप इंडिया हो और तमाम चीजों के नारे देते हैं। तो ये अंतर्विरोध देखते हैं आप किसी तरीके से एक ही संगठन से जुड़े होने के बाद दोनों संगठनों के बीच में, भारतीय मजदूर संघ और सरकार के बीच में? ये इसमें अंतर्विरोध ऐसा कुछ नहीं है। वास्तव में देखिए, सरकार केवल एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती। सरकार में ब्यूरोक्रेट्स हैं, सरकार में कारपोरेट्स हैं, नेशनल, मल्टीनेशनल, ऐसे इट इज मिक्स ऑफ मैनी कंपोनेंट्स। तो इसलिए सरकार से जब डिलीवरी का प्रश्न आता है, तो जो परमानेंट गवर्नमेंट है, दे आर द रियल गवर्नमेंट। पार्टी तो एक जो पॉलिटिकल पार्टी आती है उसका एक दूसरा अप्रोच रहता है। इसलिए हम जब कब सरकार के सामने कोई प्रश्न उठाते हैं, तो वो पॉलिटिकल पार्टी के सामने प्रश्न नहीं होता, वो प्रश्न होता है उस सिस्टम के सामने, जो सिस्टम पिछले 70 सालों से चल रहा है, जिस सिस्टम को इतने समय में डेवलप किया गया, और जो सिस्टम वास्तव में सिस्टम का डिफेक्ट होने के कारण चीजें डिलीवर नहीं कर पा रहा है। और राजनीतिक ताकतें जो आती हैं, उनका फोकस इस सिस्टम को दुरुस्त करने में जितना लगना चाहिए उतना शायद लग नहीं पा रहा है। तो हमारी आवाज, हमारी मांग उस सिस्टम के साथ है, उस सरकार के साथ है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं। जी ठीक है, चलिए, लेकिन ये कह करके हम इस चीज से नहीं बच सकते कि फिलहाल जो पॉलिटिकल पार्टी केंद्र में है वो बीजेपी है। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि
आप लोग ये मांग उठा रहे हैं और आप लोगों को मांग उठाने के बाद हड़ताल, बंद या काला दिवस के रास्ते पे ही जाना पड़ रहा है, तो ये सवाल उठता है सर यहाँ पे कि सरकार फिर क्यों नहीं सुन रही है? अगर अगर बीएमएस की बात नहीं सुनी जाएगी बीजेपी शासित केंद्र सरकार में, जैसा आप कह रहे हैं, व्यवस्था में, तो किसकी बात सुनी जाएगी? तो क्या आप ये भी इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि सरकार में बातें नहीं सुनी जा रही हैं, मजदूरों की, गरीबों की, मेहनतकशों की बातें नहीं सुनी जा रही हैं? देखिए, बात सुना जाना और बातों का समाधान आने दो अलग अलग प्रश्न हैं। जिन प्रश्नों को लेकर के हम भारतीय मजदूर संघ इतने समय से इन विषयों को उठा रहा, वो प्रश्न कोई आज के नहीं है। पिछले 70 सालों से, देश की आजादी के बाद से ऐसे कई मौलिक प्रश्न हैं जिनका समाधान नहीं आया। तो इसलिए कोई अंतर्द्वंद जैसा प्रश्न नहीं है। हम उन मौलिक प्रश्नों को, जिनको पहले दिन से देश के मजदूर, कामगार चाहते हैं उनका समाधान, वो समाधान आए, उसके लिए हम पिछले इतने वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, प्रयासरत रहे। तो हम अभी भी आगे उसको कंटिन्यू करें जब तक उनका समाधान नहीं आता। केवल कोई सुनता है, केवल कोई नहीं सुनता। हम एक मौलिक प्रश्न उठा रहे हैं, उन प्रश्नों का समाधान है। देश में पैराडाइम शिफ्ट आना चाहिए। पूरी जो हमारी आर्थिक संरचना है, ये संरचना इस देश की आवश्यकता के या इस देश की जो यहाँ की जो ओरिजिनल वो है, उसके अनुकूल नहीं है। जबरदस्ती हम इसको फिट करने के प्रयास कर रहे हैं। इससे निकलना चाहिए, यही इसका समाधान है। इससे निकलना चाहिए। तो ये एक सवाल मैं आपसे ये पूछ लेता हूं सर, चलते चलते थोड़ी सी बातचीत करते हैं कि जब अभी लेबर लॉ में रिफॉर्म की बात आई थी, उस समय भी आपने अपनी बात रखी थी बहुत ही मजबूती से, और उस समय भी आपने कहा था कि आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं पढ़ रहा था, कि ये सरकार को जनादेश जिस मकसद से मिला है उससे सरकार भूल कर रही है, या उस जनादेश को समझने में सरकार गलती कर रही है। ये कैसे लगता है आपको? वास्तव में श्रम कानूनों में बदल के लिए जो तर्क दिए जाते हैं, जो भी पंडित इसकी पैरवी करते हैं, वो इस देश की और मजदूर जगत की, औद्योगिक जगत की जो वास्तविकताएं हैं उनको जानते नहीं। भारतीय मजदूर संघ या कोई भी ट्रेड यूनियन उद्योगों का विकास हो, इसमें श्रम कानून आड़े आ रहे, इस बात के लिए हम नहीं लड़ते हैं। हम बराबर इस बात को कह रहे हैं कि उद्योगों के विकास के लिए जो भी आवश्यक हम करने के लिए तैयार है। कोई कन्विंस तो करे, कोई हमको ये समझाए तो सही, सिद्ध तो करे कि वास्तव में श्रम कानून ही औद्योगिक विकास में रुकावट है। हम उसको सुनने के लिए तैयार, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। और इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो अंधाधुंध एक अभियान चलाया गया कि कानून बदल देंगे, उसको हम सहमत नहीं है, उसके लिए हम अनुमति नहीं देते, उसके लिए हम संघर्ष करेंगे। अच्छा, एक सवाल ये बताएं सर कि इतना बड़ा संगठन है, अमूमन ये माना जाता है कि किसी भी संगठन के लिए एक वक्त होता है जब उसके कार्यकर्ता या उसके जो मेंबर्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि चलो जब हम सत्ता में आएंगे तो हमारी मांगे पूरी होंगी, जब तक हम विपक्ष में हैं तब तक प्रदर्शन करेंगे, काला दिवस मनाएंगे, तमाम चीजें करेंगे। बीएमएस इतना बड़ा संगठन है, इतने सारे लोग आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, फिर वही सवाल बनता है जिसपे मैं आ रहा हूं कि अब तो आप सत्ता में है, एक तरीके से इनडायरेक्टली अगर देखें बीएमएस सत्ता में है, अब भी अगर संगठन के लोगों को काला दिवस मनाने पड़ रहा है, रोड पे जाना पड़ रहा है, तो आप लोगों के लिए कितना मुश्किल है संगठन चलाना? ये बात आपको ठीक से समझ लेनी चाहिए। भारतीय मजदूर संघ का कार्यकर्ता पहले दिन से जानता है कि हम सत्ता के लिए नहीं हैं, हम राजनीतिक पार्टी के लिए काम नहीं करते, राजनीतिक पार्टी से जुड़े नहीं हैं और राजनीतिक आकांक्षा से काम नहीं करते। इसलिए बीएमएस के लोगों के, इसके कार्यकर्ताओं की कंसेप्ट बड़ी साफ है, हम कभी सत्ता में नहीं आएंगे, क्योंकि हम सत्ता के लिए काम ही नहीं करते। जो भी सत्ता में आएगा उसके इनिशिएटिव, उसके प्रयत्न अगर मजदूरों के हक में है तो हम उस हर पार्टी सरकार का समर्थन करेंगे, उसको सहयोग करेंगे। और ऐसा कोई भी प्रयत्न किसी भी सरकार का जिससे मजदूरों का हित होता है, हम उसका विरोध करेंगे, वो कोई भी पार्टी की सरकार हो। इसलिए भारतीय मजदूर संघ का जो कैडर है वो जानता है हम सरकार में न अब है न कभी रहेंगे। आपके सहयोगी हैं? सहयोगी, मैंने कहा कि ऐसे जितने भी प्रश्न हैं जिन पर मजदूरों के लिए अनुकूल बातें आएंगी, हम सहयोगी हैं सरकार के। लेकिन मजदूरों के प्रश्नों के लिए अगर अनुकूलता नहीं है तो हम निश्चित तौर पर अपनी आवाज उठाएंगे। ये बहुत शानदार बात है सर जो आप कह रहे हैं। एक सवाल यहाँ पे मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, आइए ना थोड़ा सा टहलते हुए बात करते हैं। एक सवाल यहाँ पे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी नरेंद्र मोदी जी दावोस गए,
और उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो पूरे विश्व में, मतलब जो जब वो इतने दौरे करते हैं तो विपक्ष या कुछ लोग उन पर टीका टिप्पणी करते हो, लेकिन एक तर्क ये भी बनता है कि वो पूरी दुनिया से काम लाना चाहते हैं देश में। उसी के साथ ये जुड़ता है कि चूंकि वो दुनिया से काम लाना चाहते हैं तो लेबर लॉ को थोड़ा हल्का करना चाहते हैं, और लेबर लॉ को जब हल्का करना चाहते हैं तो मजदूरों पे चोट होगी उसका। अगर देखें तो अगर लेबर लॉ बदलेगा उस हिसाब से, कंपनियों के हिसाब से बदलेगा। आप इस सरकार का जो ये काम है उसको किस तरीके से देखते हैं? बीएमएस सरकार के काम को किस तरीके से देखता है, और ये कितना आप मानते हैं कि ये सरकार मजदूरों के, गरीबों के, मेहनत कशों के पक्ष में कितना है, अमीरों के, व्यापारियों के बारे में कितना है, ये बताइए। देखिए, मैं सरकार कैसी है अगर ये प्रश्न आता है तो पिछले सरकारों की तुलना के आधार पर समझना होगा। हिंदुस्तान की आजादी के बाद देश में जितनी सरकारें आई, आज मैं एक एक विषय की अगर तुलना करूं तो ये सरकार उन पिछली सब सरकारों की तुलना में 100 टाइम बेटर सरकार है। देश में, दुनिया में देश का नाम ऊंचा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक सम्मान प्राप्त हुआ। भारत के नागरिक भी आज गौरव महसूस करते हैं। ये सब बातें निर्विवाद रूप से सत्य है, और इसके लिए प्रधानमंत्री का जो इनिशिएटिव है, जो कर्तव्य, निश्चित तौर पर सराहनीय है। लेकिन मजदूरों के लिए कानून बदलना, हमने कहा कि हम कानून बदलने के विरोध में नहीं, हमको सहमत करें, सिद्ध करें कि वास्तव में ये कानून बिजनेस की बढ़ोतरी में रुकावट है तो हम उनको सुनेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो केवल एक हवा के आधार पर ये कानून बदल देने से ठीक आ जाएगा, उससे हम सहमत नहीं है। चलिए, अब ये बता दीजिए, जब हम ये इंटरव्यू खत्म करेंगे उससे पहले एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ लूं कि सरकार को लगभग 4 साल हो गए हैं, अब तो अगला इलेक्शन आने वाला है और तमाम अब अगले इलेक्शन की तैयारी शुरू हो गई है। और आपसे जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं ये पूछूं कि देश में मजदूरों का इतना बड़ा तबका है, मेहनत कशों का इतना बड़ा तबका है, इस सरकार को उस नजरिए से, आम मजदूर के नजरिए से, मैं आपके नजरिए से नहीं पूछ रहा हूं, जो आपके कार्यकर्ता है उनके नजरिए से कैसे आंकते हैं आप, और इसको किस तरीके की सरकार देखते हैं उस नजरिए से, मजदूरों के नजरिए से? मैंने कहा कि मैं जब तुलनात्मक देखता हूं तो तुलनात्मक ये सरकार बाकी सरकारों की तुलना में 100 टाइम बेटर है। तुलनात्मक बात करें, पिछले 70 सालों में बहुत सारे प्रश्न हैं जो आजादी के बाद के पहले दिन से आज तक चले ही आ रहे हैं। तो ऐसे सब सवाल एक दिन में समाप्त हो जाएंगे, निपट जाएंगे, ये अपेक्षा कोई भी नहीं कर सकता, मजदूर भी नहीं कर सकता। लेकिन जहां तक प्रश्न इसका है कि एक एक करके कुछ विषय निपटने चाहिए, तो ऐसे बहुत सारे यूनिक एफर्ट्स हुए हैं। अभी यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी कोड एक आ रहा है जो इस देश का डिस्कोर्स बदल देगा, जो सर्वसाधारण मजदूर, गरीब आदमी का जीवन की दिशा बदलने के लिए सक्षम है। ऐसा एक प्रारूप इस सरकार ने सबके सामने रखा है। इसलिए मैंने कहा कि तुलनात्मक अगर बातें करेंगे तो सरकार 100 टाइम 1000 टाइम बेटर है। चलिए, क्या चीजें ऐसी हैं जो मजदूरों के लिए होनी चाहिए और ये सरकार नहीं कर पा रही, या उसका समाधान नहीं निकल पा रहा है, जिसके लिए आप लोगों को मोर्चे पे आना पड़ रहा है? तो में क्या है कि हम चाहते हैं कि देश के अंदर एक बेज पॉलिसी आनी चाहिए। आज कोई बेज पॉलिसी नहीं है, इसलिए न्यूनतम और अधिकतम का इतना बड़ा अंतर हो गया है जिसको पाटना बड़ा मुश्किल है। बाजार में, मतलब देश में 2 प्रकार की बाजार नहीं है, इसलिए वो उपलब्धता होनी चाहिए। कोई एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी नहीं है। सबसे बड़ा प्रश्न आज हमारे सामने बेरोजगारी का है। हम औद्योगिक नीति लाते हैं, उस उद्योग के हिसाब से कितना एम्प्लॉयमेंट चाहिए वो तो बनता है, लेकिन हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है। एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी बने, उसको एड्रेस करने के लिए कैसा और कितना उद्योग चाहिए, वो नीति आज तक नहीं बन पाई, वो बननी चाहिए। टेक्नोलॉजी पॉलिसी कोई देश में नहीं है। पूरी दुनिया में बेरोजगारी का सबसे बड़ा मास्टर कारण अगर कोई है तो टेक्नोलॉजी है। आज भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक टेक्नोलॉजी को आयात करने जा रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी पॉलिसी के बिना फिर से हम एक अंधेरी गुफा में कूदने जा रहे हैं। आज भी 93% मजदूर असंगठित क्षेत्र का कहलाता है। इसका मतलब जिनके लिए कोई कानून नहीं बना। 70 साल के किसी स्वतंत्र देश की स्वतंत्र सरकार जो चलती हो संप्रभु, उसके लिए ये बड़ा चिंता का विषय है कि आज भी इतने सारे लोग किसी कानून के दायरे में नहीं है। ऐसे मौलिक प्रश्न हैं जिनको लेकर भारतीय मजदूर संघ आवाज उठा रहा है। अच्छा, तो आखिरी सवाल मैंने कहा था लेकिन सवाल खत्म नहीं होते, तो दो सवाल मेरे दिमाग में और आ गए हैं, तो जल्दी से पूछ लेता हूं मैं। एक सवाल यह है कि अब ये जो काला दिवस होगा और जिस तरीके से आप लोग करेंगे, अगर उसके बाद भी समाधान नहीं निकलता है तो अगला क्या रास्ता होगा? हमने कहीं पढ़ा कि आप लोग उस श्रम सभा का बहिष्कार भी करने वाले हैं जिसमें पीएम खुद शिरकत करेंगे शायद, क्या सही है क्या ये? हमने कहा है कि भाई हमारे प्रश्नों का 26-27 फरवरी को
इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस है, भारतीय श्रम संसद उसको बोलते हैं, लेबर पार्लियामेंट है वो। प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करते हैं और हमने सरकार को कहा कि 25 तारीख तक हमारे प्रश्नों का समाधान नहीं कर पाएंगे तो हमको सोचना पड़ेगा कि हम वहां आए कि ना आए। तो अभी 25 तारीख आनी है, हम इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, बस ये लास्ट है सवाल आपसे जुड़ा हुआ, सीधा सीधा मैं पढ़ रहा था। हाँ, ये बिल्कुल लास्ट है। ये सवाल ये है कि मैं कहीं पढ़ रहा था कि जिस तरीके से आप बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, अखबारों में पढ़ रहा था, सूत्रों के हवाले से पढ़ रहा था, पता नहीं आप बताएंगे, अब आपके सामने हैं आप, तो कि आप जितनी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं तो ऐसी कोई खबर आ रही है कि आरएसएस को या बाकी संगठनों को आप खटक रहे हैं और आपको भारतीय मजदूर संघ के जिस पद पे आप हैं उससे हटाने की कोई बात चल रही है या आपको साइड करने की बात चल रही है। इसमें कितनी सच्चाई है इस बात में? हमने ही आप लोगों के अखबारों में ही पढ़ा है, बाकी तो मुझे मालूम नहीं इसके बारे में, ये अखबारों की खबर है।